नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और बताते चले कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी और जेडीयू समेत एनडीए की 6 पार्टियां दावेदार है। इसके साथ ही हाजीपुर सीट पर पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों ही दावा कर रहे थे चाचा भतीजे की राह से एनडीए में बिहार का सीट बंटवारा अटका पड़ा था। वहीं बिहार में चिराग तले सियासत का खेल सब देख रहे हैं, तो कई दिनों से चर्चा थी कि चिराग पासवान एनडीए का दामन छोड़ इंडी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बुधवार को सभी तरह की सियासी अटकलें पर विराम लग चुका है। बताते चले कि बिहार में बीजेपी 40 में से करीब 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार की जेडीयू 16 सीटों और चिराग पासवान की एलजेपी 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को एक एक सीट दी गई है। तो इस पूरे तमाम मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ मुख्य अतिथि जुड़े हुए हैं। बता दें कि पुष्कर सिंह जी कांग्रेस से है प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका पुष्कर सिंह जी। और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से प्रवक्ता हमारे साथ समृद्ध वर्मा जी है। तो मेरा सबसे पहला सवाल जो है पुष्कर जी आपसे है, बताइए, एक तो सीट से शेयरिंग में इतना समय लग गया और इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि पासवान परिवार जो है उसकी फूट कहीं ना कहीं बिहार में एनडीए पर हावी हो रही है। देखिए, पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जैसा बिहार की राजनीति में देखा गया है, ठीक है, पिछले 15 से 17 सालों से बीजेपी और जदयू की गठबंधन है। और 2005 में भी याद होगा, रामविलास पासवान जी उस समय जिंदा थे और राष्ट्रपति शासन लगा था और भुट्टा सिंह यहाँ राज्यपाल थे। उस समय से मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देख रहा हूँ और बहुत ही माइन्यूटली यहाँ की राजनीति को देखता हूँ और समझता भी हूँ। किसी दल में भी हूँ और बिहार का निवासी भी हूँ। इसके लिए बिहार के बारे में ज़्यादा जागरूकता है, बिहार के युवाओं के लिए ज़्यादा जागरूकता है, किसानों के लिए ज़्यादा जागरूकता है। हर एक समस्या बिहार की अपनी समस्या लगती है। मैं किसान फैमिली से भी बिलोंग करता हूँ और किसानों की समस्या अलग है, युवाओं की समस्या अलग है। और सारे पर फिलहाल पुष्कर जी ये बताइए कि जिस तरीके से एनडीए के बारे में हम सभी देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि वहां एनडीए में प्रेशर पॉलिटिक्स नजर आ रही है? देखिए, एनडीए का क्या है कि एनडीए प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करती है। एनडीए के जो घटक दल हैं, बीजेपी है, जदयू है, एलजेपी रामविलास हैं और पशुपति पारस के पार्टी है, हम हैं, उसके बाद आपको ये कुशवाहा जी हैं, ये सारी पार्टियां और ये सहनी जी को भी मान लीजिए, उन्हीं पार्टी के दल के नेता हैं। ये सारी पार्टियां अपनी सीटों का सही आकलन नहीं कर पा रही है। बिल्कुल। कभी नरेंद्र मोदी जी कभी चाचा को केंद्रीय मंत्री बना देते हैं और उनकी पार्टी तोड़ देते हैं। और ये लोग इतने सिद्धांतवादी हैं, चिराग पासवान जी, कि 2020 में चुनाव भी लड़ा देते हैं जदयू के खिलाफ। और कल एक उनका इंटरव्यू देख रहा था तो कहते हैं कि बिहार के विकास के लिए नहीं, बिहार के विकास के लिए चिराग पासवान जी कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं, वो अपने विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए गठबंधन कर रहे हैं जदयू के साथ, भाजपा के साथ। तो पुष्कर सिंह जी, एक चाचा भतीजा आपके गठबंधन में थे, भले ही चाचा बिछड़ गए हो, लेकिन एक चाचा भतीजा तो थे आपके भी गठबंधन में। उसका मैं जवाब दे देता हूँ। चाचा हमसे मिलने आए थे तो उसके बाद सम्राट चौधरी जी मुरेठा बांध लिए कि अब मुख्यमंत्री जब तक कुर्सी नहीं देंगे और इन भ्रष्टाचारियों को हटाएंगे नहीं, तब तक हम मुरेठा नहीं खोलेंगे। उसके बाद हमारे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोले थे मट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन जदयू को में नहीं, जदयू की साथ सरकार नहीं बनाएंगे। क्या हुआ? मिट्टी नहीं मिली क्या? बिहार की मिट्टी इतनी खराब है कि ये लोगों ने सत्ता में हासिल करने के लिए तुरंत गठबंधन कर लिया, तुरंत पाला बदल दिया। और घबराए ना महाशय, ये नीतीश कुमार जी हैं, इनके पेट में भी दांत है, तुरंत ये फिर पलट जाएंगे और कहीं चले जाएंगे। तो मतलब आपको उम्मीद है कि आपकी पार्टी में आएंगे? अब ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो राजनीति परिप्रेक्ष्य अभी है नीतीश कुमार जी की, उनकी विश्वसनीयता, चलिए इस पर बाद में बात है। जी पुष्कर जी, मैं अपने साथी प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि मोदी जी का ये काम नहीं था
तो मोदी जी ये बता दे हमें कि एलजेपी रामविलास की जो चिराग पासवान की पार्टी है वो क्या 2020 में जदयू के खिलाफ एक भागलपुर छोड़ के बीजेपी के खिलाफ और बाकी सारी जहां भी जदयू चुनाव लड़ी है कि नहीं। दूसरी बात, पार्टी तोड़ने की बात कहते हैं तो क्या एकनाथ शिंदे का घटना भूल चुके हैं महाराष्ट्र में? क्या घटना भूल चुके हैं कर्नाटका वाले? क्या घटना भूल चुके हैं मध्य प्रदेश की? क्या घटना भूल चुके हैं अभी जो झारखंड में हुआ? क्या घटना भूल चुके हैं जो दिल्ली में हो रहा है? क्या घटना भूल चुके हैं जो देश के विभिन्न संस्थानों में? आज मैं आपको एक इसी मंच से बताना चाहूंगा मैडम कि अंबा प्रसाद हमारी एक विधायिका है, 40 घंटे उनके भाई की तबीयत खराब थी, 40 घंटे ईडी उनके घर पे छापा मारी और उस बीमार आदमी को इतनी भी मर्मता नहीं बची है कि उस बीमार आदमी को भोजन भी देने दिया गया हो। तो इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें भाजपा की गलती है? ईडी पहुंची, ईडी पूछताछ करी आपकी विधायिका से, इसमें भाजपा की गलती है? एक मिनट मैडम, ईडी, आप एक बात बताएं, ईडी सीबीआई जो भी चीजें हैं, आज हमारे इनकम टैक्स ने हमारे सारे अकाउंट कांग्रेस के बहुत सारे चलिए समृद्ध जी आपसे भी पूछेंगे, पहले जो पुष्कर जी बोल रहे सुन लेते हैं। बातों को रख दो, पूरी बातों को रख देता हूं। अब फेयर इलेक्शन होने वाला है, विगत 5 से 6 दिनों में हमारा इलेक्शन कमीशन का आचार संहिता लग जाएगा और उस कंडीशन में जब आपको जांच करनी थी, जब आपको हमारे अकाउंट फ्रीज करने थे, तो आपने उससे पहले दिल्ली कांग्रेस हमारे चलिए देखिए, मुद्दा फिलहाल एनडीए का है, फिलहाल मुद्दा सीट शेयरिंग का कुमार, लेकिन आप देख सकते हैं ये तमाम चीजें जो है फिलहाल भले ही वो भाजपा में हो या जो भी तमाम चीजें चल रही है, लेकिन भाजपा का जो मुद्दा था वो तो साफ नजर आ रहा है, चुनाव को लेकर चुनावी मुद्दा था। क्या लग रहा है पुष्कर जी आपको? देखिए, यहाँ पे जब भाजपा और जदयू की गठबंधन हुई और चुनाव लड़ा इन्होंने 2005 में बिहार में, तो 6 महीने केंद्र में सरकार रही, यहाँ वो आचार संहिता लगा रहा, राष्ट्रपति शासन लगा रहा। उसके बाद फिर से एक त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था जिसमें रामविलास जी किसी की मदद नहीं की और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हुआ जहाँ राष्ट्रपति शासन लगी और हमारे भुट्टा जी यहाँ पे राज्यपाल थे, बिहार के माननीय राज्यपाल थे भुट्टा जी। लेकिन उसके बाद उस समय देखा गया कि जदयू की सीट शेयरिंग और भाजपा की सीट शेयरिंग कितनी थी और उसके बाद 2020 आते आते भाजपा ने ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी जदयू के सामने। वो 9 बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री की हमारे नीतीश कुमार जी, लेकिन ऐसी परिस्थिति प्रकट कर दी कि नीतीश कुमार जी को न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। क्या परिस्थिति, किन परिस्थितियों के बारे में जो लगातार आपकी आईएनडीए की गठबंधन परिस्थिति बोलती है, कैसी परिस्थिति है ये ऐसी परिस्थिति है जहां पे नीतीश कुमार जी समझ ही नहीं पाए कि ये भाजपा हमारे साथ कर क्या रही है। भाजपा प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति, दबाव की राजनीति और अनेकों तरह के उनकी बात है। और जो पुष्कर जी आपको क्या लगता है ये जो सीट शेयरिंग हुई है, क्या सही, एकदम सही सीट शेयरिंग हुई है? हालांकि विपक्ष हमेशा इसे गलत ही कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो जिस तरीके से 16 जेडीयू को दिए गए हैं, 17 भाजपा के पास है, तो क्या लग रहा है इस वक्त आपको? यहाँ पे देखिए, अति महत्वाकांक्षा दिख रही है चिराग पासवान और भाजपा की। सीधी मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ अति महत्वाकांक्षा है। एक तरफ चाचा को कहते हैं कि हाजीपुर सीट उनकी पुश्तैनी है। राजनीति में कोई पुश्तैनी नहीं होता, ये पुश्तैनी संपत्ति नहीं बट रही है कि यहाँ पे आपको हाजीपुर सीट पुश्तैनी है, ये राजनीति है। यहाँ पे जनता आपको बताएगी कि कौन सी सीट आपकी है और कौन से नेता को वो पसंद करती है। पिछली बार, मैं यहाँ पे उस दल का नहीं हूँ, लेकिन पिछली बार जनता ने किसको चुना था? पशुपति पारस को, ना कि चिराग पासवान को। उससे पहले किसको चुना था? उससे पहले चुना था रामविलास पासवान जी को। ठीक है, ये कोई पुश्तैनी नहीं है। अब लालू जी कहेंगे पुश्तैनी राजद उनकी पार्टी है, कांग्रेस कहेगी कि हमारी पुश्तैनी पार्टी है और ये सीट हमारी पुश्तैनी नहीं, पुश्तैनी नहीं है। जनता वहां की पसंद किसको कर रही है ये देखना। अब इसके लिए दो ही चीज हो सकती है कि एक को
निर्दलीय लड़ जाना चाहिए और एक को अपने पार्टी के सिंबल पे एनडीए गठबंधन से बाहर होकर लड़ जाना चाहिए। अगर चिराग जी को इतना ही लग रहा है कि उनकी पुश्तैनी सीट है तो वो भाजपा से अलग होके, जदयू से अलग होके, पिछली बार भी 2020 में लड़े हैं, इस बार भी लड़ ले और 2020 में लड़ ले अपने रामविलास के सिंबल पे और चुनाव लड़ ले हाजीपुर से और जनता डिसाइड करेगी ना कि किसकी पुश्तैनी। चलिए इस पर चलिए पुष्कर जी से जान लेते हैं। देखिए कह रहे हैं समृद्ध जी कि कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है, राहुल गांधी का हाथ पकड़कर कब तक चलेंगे आप? अच्छा, कुछ बचा नहीं है लेकिन डरते ये कांग्रेस से ही, ठीक है। लगता है कि सीट नीचे से कांग्रेस ही निकाल सकती है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, बलिदान की दी हुई पार्टी है। हर एक इस मिट्टी में कांग्रेसियों का खून मिला हुआ है, इसको सींचा है ये आरएसएस, और ये हमें नहीं बताएंगे कि कांग्रेस कब खत्म हो रही है और क्या हो रही है। और रही बात इनकी, जो बात मैं पूछना चाहूंगा कि मोदी जी 14 से लेकर 19 तक 4-5 वादे किए थे, आपसे पूछना चाहूंगा, इनसे अपने कलीग से जो हमारे भाजपा से आए हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि 2 करोड़ नौकरी मिल गई क्या युवाओं को? पेट्रोल 35 रुपए हो गया क्या? महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण की क्या? काला धन वापस आया क्या? उसके बाद मीडिया को हाईजेक तो आज कर ही लिया है। विभिन्न मुद्दे। देखिए हर बात में बाकी जो सवाल है आपके वो ठीक है, लेकिन हर बात में जब आपकी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ आते हैं और मेरे ही सामने कहते हैं कि मीडिया को हाईजैक कर लिया, क्या आपको बोलने का मौका हम नहीं देते? मैडम यहाँ पे देखिए, बात यहाँ ये नहीं है, आप एक बात बताएं हमें, यहाँ मीडिया की क्या है? मुद्दे क्या है देश की? मुद्दे देश की युवाओं की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। यहाँ पे आप किस मुद्दे पर बैठे हैं? मुद्दे पे बैठे हैं कि बीजेपी में एनडीए की सरकार बटी किसकी कितनी सीट मिली। मुद्दा ये होना चाहिए था कि 2 हमारे जो चुनाव आयुक्त बहाल हुए हैं और जो बहाल हुए हैं किस प्रक्रिया से बहाल हुए और थोपे गए हैं देश को कि यही रहेंगे, क्यों इस मुद्दे पर डिबेट होना चाहिए। आप किए अभी तक एक भी डिबेट मैम? अब आप ही हमारे से सवाल करेंगे। चलिए ठीक है, अगर बिल्कुल, अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, जिस तरह आपको पार्टी से पुष्कर जी क्या आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं मिला है? देखिए डिबेट कुछ और चल रहा है, आपने मुद्दा ऐसे भटका दिया, क्यों आपके पास जवाब नहीं है जो आपसे सवाल किए गए? चलिए पुष्कर सिंह जी के पास चलते हैं। आपको क्या लगता है पुष्कर जी कि ये जो मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी विपक्षियों का विस्तार नहीं हो पाया था अभी तक, तो ऐसे में इसके फायदे आपको INDIA को कैसे मिल सकते हैं बिहार में? देखिए मैम, हमारे बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और मैं आपको आपके मंच से वादा करके जाता हूं कि जून महीने आते आते, जब हमारी मई के आखिरी में जब काउंटिंग होगी, आचार संहिता लगने दीजिए, डेट आपको अनाउंस अभी नहीं हुआ है, जो भी डेट रहेगा काउंटिंग का उस दिन पता चलेगा कि बिहार में 38 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। मैं आपको पूरा दावा करके जा रहा हूँ। और रही दूसरी बात, भाई साहब मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई साहब हैं, उनको मैं एक बात, उनकी बात बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली, परिवारवाद का ही नतीजा है चिराग पासवान, जिसमें चाचा और भतीजे में लड़ाई लगी हुई है। देखिए एक लाइन में बोलिएगा, चूंकि समय की कमी है तो शॉर्ट में बोलिएगा। बिल्कुल ठीक है मैम, परिवारवाद की ही नतीजे है। जीतन राम मांझी पिछली बार भाग गए थे। परिवारवाद की बात करते हैं तो तेजस्वी सूर्या जो बेंगलोर से सांसद है इनके, और पूर्व के वर्तमान में बीजेपी के युवा के अध्यक्ष हैं। उसके बाद आपको देख ले अनुराग ठाकुर, पंकज सिंह, ये लोग परिवारवाद, जैसा इनके बेटे अमित शाह के बेटे, ये लोग कौन हैं? ये पहले इन पर पूछ ले इनसे। चलिए इस मुद्दा पर आपको भी बोलने का समय देंगे, चूंकि हमारे पास जी बिल्कुल, हमारे दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं और इसे देखते हुए आज जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बीजेपी के द्वारा क्लियर हो गए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार भी एनडीए का जल्द ही हो जाएगा। तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले चुनाव में दोनों ही विपक्षी पार्टियां जो वादे कर रही है कौन सी पार्टी जीतती है। तो ऐसे ही तमाम चर्चाओं के लिए बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।